आज हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। तो जब अंग्रेजों ने अलग अलग जगह पर अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली थी, अलग अलग जगह पर ट्रेडिंग सेंटर्स बना लिए थे, तो उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। क्या है बैटल ऑफ प्लासी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिराजुद्दौला वाज रूलिंग सिराजुद्दौला वाज रूलिंग ओवर बंगाल। बंगाल का राजा था सिराजुद्दौला। Due to his impulsive nature, he had some opponent in his state. उसका स्वभाव थोड़ा अ, कठोर था। इसकी वजह से उसके बहुत सारे अपोनेंट थे स्टेट में। अपोनेंट मतलब बहुत सारे उसके दुश्मन थे जो उसके विरोधी थे उसके राज्य में। During this period, the British East India Company built a fortress around the trade center in Kolkata on pretext of security reason, विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ नवाब। ठीक है, उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि कोलकाता में थी, कोलकाता बंगाल का पार्ट था, तो वहां पर उन्होंने एक अपने ट्रेडिंग सेंटर के अराउंड एक किला बनवाया। ठीक है, और इस किले को बनवाने से पहले उन्होंने राजा की परमिशन, नवाब की परमिशन तक नहीं ली। ओके, बट द नवाब सिराजुद्दौला डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस। और जब नवाब को ये पता चला कि भाई मेरी परमिशन के बिना ही ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया है, तो उन्होंने उनकी सभी फोर्ट्रेस को डिलीट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। When this news reached Madras, a small army of company led by रॉबर्ट क्लाइव, उस समय ब्रिटिश की आर्मी के जो हेड होते थे, कैप्टन, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। इनका नाम आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, तो उनकी आर्मी जो चेन्नई में थी, जहां रॉबर्ट क्लाइव आर्मी का पूरा निरीक्षण करते थे, पूरे उसको आर्मी को लीड करते थे, उनको पता चली ये बात। ठीक है, वो तुरंत के तुरंत बंगाल पहुंच गए, reached Bengal in order to help the Kolkata Trade Center. कोलकाता ट्रेड सेंटर को हेल्प करने के लिए, जो सिराजुद्दौला ने जो डिस्ट्रॉय कर दी थी अपनी आर्मी को ले जाकर, उसकी मदद करने रॉबर्ट क्लाइव वहां पहुंच गए। In spite of army of East India Company being strong, they realized that it was not easy to defeat Nawab's army. ब्रिटिशर्स की आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, उनके पास मॉडर्न वेपन थे, बावजूद इसके वो जानते थे कि भारत में सिराजुद्दौला को हराना बहुत ही मुश्किल है उनके लिए। ठीक है, सीधी तरीके से वो सिराजुद्दौला को नहीं हरा सकते थे। सो रॉबर्ट क्लाइव रिसोर्टेड टू ट्रीचरी। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, एक युक्ति बनाई। जैसा कि आपने मूवीज में, सीरियल में बहुत देखा होगा कि ब्रिटिशर्स हमेशा कुछ ना कुछ प्लान बनाकर, फूट डालो राज करो जैसी कुछ नीतियां बनाकर ही भारत के राजाओं को हरा सकते थे। उनमें इतनी डायरेक्ट क्षमता नहीं थी, भले कितनी भी स्ट्रांग उनकी आर्मी हो, फिर भी भारत के बहादुर राजाओं को हराना इतना आसान नहीं था, और वो ये बात जानते थे। तो वो हमेशा स्मार्टली युद्ध करते थे, अलग अलग नीतियों से। A conspiracy was planned in order to defeat Nawab, in which Nawab commander Mir Jafar and Seth Amichand were coaxed to join. अभी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो नवाब के कमांडर थे मीर जाफर, जो नवाब के काफी भरोसेमंद भी थे, वो और सेठ अमित चंद दोनों के साथ कुछ मीटिंग की, उनको कुछ लालच दिया और उनको खरीद लिया। On the pretext that Nawab is unnecessarily harassing the people, a war was declared at ground near a village named Plassey. ठीक है, अब जो लड़ाई थी वो लड़ाई स्टार्ट हो गई। नवाब के सारे प्लान, सारी आर्मी और सब चीजों के बारे में ऑलरेडी ब्रिटिशर्स को पता चल गया था, और उनके कमांडर मीर जाफर को भी वो खरीद चुके थे। ठीक है, तो अब उन्होंने ऑफिशियल तौर पर लड़ाई स्टार्ट कर दी सिराजुद्दौला के साथ। ठीक है,
और वो लड़ाई जहाँ स्टार्ट हुई थी वो उस गांव का नाम था प्लासी, इसलिए इस बैटल को बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। ओके, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी जो था वो 23 जून 1757 को स्टार्ट हुआ था, और बैटल फील्ड जो थी वो इज सिचुएटेड 38 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद। वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद है, वहां से 38 किलोमीटर दूर ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी। ओके, अकॉर्डिंग टू प्लान मीर जाफर लॉस्ट द बैटल। ठीक है, जैसा कि प्लान हुआ था, मीर जाफर ने वो लड़ाई मीर जाफर वो लड़ाई हार गया। ठीक है, क्योंकि वो कमांडर था आर्मी का, तो उसने ही पता नहीं क्या किया जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने आसानी से सिराजुद्दौला को हरा दिया। सिराजुद्दौला हार चुके थे। ड्यू टू रॉबर्ट क्लाइव ट्रीचरी द बैटल एंडेड इन जस्ट हाफ अ डे। सिर्फ आधे दिन में ही युद्ध खत्म हो गया और सिराजुद्दौला आसानी से हार गया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने एक छल के जरिए सिराजुद्दौला को हराया था। The company as a result got a freehold over 24 पारंगनास। तो इसके बाद कंपनी को 24 अलग अलग जिले, जो कहते हैं अभी जो डिस्ट्रिक्ट होती है उस समय पारगनास होता था। ठीक है, तो 24 अलग अलग जगहों पर वहां पर फ्री में ट्रेड करने की परमिशन उनको कंपनी को मिल गई थी। परमिशन क्या, अब उनको उन्होंने वो बंगाल के राजा को हरा दिया, पूरी जमीन सब कुछ उन्हीं का हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, मीर जाफर को राजा बनाया वहां का। जो मीर जाफर कमांडर था, उसी जिस कमांडर को खरीद लिया था ब्रिटिशर्स ने, उसी मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया। नवाब इसलिए बनाया ताकि वो नवाब होगा तो बंगाल में ब्रिटिशर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई उनको रोक टोक नहीं करेगा। Thus, the foundation of company's rule in India was laid with the Battle of Plassey. तो बैटल ऑफ प्लासी जीतना ब्रिटिशर्स के लिए बहुत अहम था। अगर वो उस समय हार गए होते तो उनका यहाँ पर सत्ता स्थापित करना नामुमकिन था। लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से, जो कि हर राज्य में कोई ना कोई गद्दार होता ही था, हमारे राजाओं में कुछ लालची लोगों की वजह से ब्रिटिशर्स ने वो युद्ध आसानी से जीता, और अब उन्हें बहुत बड़े जगह पर ट्रेड करने का अधिकार मिल चुका था। बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर क्या है, देखिए। The Britishers made Mir Jafar the Nawab of Bengal and under different pretexts tried to extract plenty of wealth from him. ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने नवाब बना दिया मीर जाफर को, और मीर जाफर से वो राज्य की जो राज्य धन होता था उसमें से बहुत सारे पैसे ब्रिटिशर्स ले लिया करते थे। Due to this their greed to gain more powers, the East India Company managed to dethrone Mir Jafar and made Mir Qasim the Nawab of Bengal. ठीक है, अब ब्रिटिशर्स को और पावर लेनी थी और पावरफुल बनना था बंगाल में। फिर उन्होंने क्या किया, मीर जाफर उतना सपोर्टिव नहीं था ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, और वो थोड़ी मनमानी भी करता था शायद, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको हटाया राज्य से, उसको डिथ्रोन किया और मीर कासिम नाम के एक इंसान को वहां का नवाब बना दिया। मीर कासिम प्रूव टू बी मोर एम्बिशियस देन मीर जाफर एंड दस बिकम अ थ्रेट फॉर द कंपनी। अब मीर कासिम को जो बनाया था ना, वो मीर जाफर से भी ज्यादा मतलब ही निकला। वो ब्रिटिशर्स को मदद ज्यादा करता नहीं था। ठीक है, और वो अपने और अपने राज्य के बारे में सोचना लगा, ब्रिटिशर्स को उतना कॉर्पोरेट नहीं कर रहा था। तो ये मीर कासिम, जिसको उन्होंने राजा बनाया मीर जाफर के बाद, वो और ज्यादा परेशानी बन चुका था कंपनी के लिए। Hence, Mir Qasim was removed and Mir Jafar was again made the Nawab. तो ब्रिटिशर्स ने फिर क्या किया, वापस से
मीर जाफर जो कमांडर था सिराजुद्दौला का, जिसको खरीदा था ब्रिटिशर्स ने, उसको वापस नवाब बना दिया। ठीक है। मीर जाफर टुक रिफ्यूज विद द नवाब ऑफ अवध। अब मीर कासिम को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसे हटाकर वापस मीर जाफर को नवाब बना दिया गया है, तो उसने अवध के नवाब की मदद मांगी। ठीक है। उनसे बात की इस बारे में और उनसे समझौता किया एक। ड्यूरिंग दिस टाइम मुगल एम्परर शाह आलम केम टू अवध। इसी समय मुगल एम्परर जो शाह आलम थे वो भी अवध आए हुए थे। So all three of them decided to join hands and fight the company unitly and thus declared a war. अब इन तीनों ने क्या डिसाइड किया, मीर कासिम और अवध के नवाब और शाह आलम जो मुगल एम्परर थे, इन तीनों ने डिसाइड किया कि अब उन्हें ब्रिटिशर्स से मिलके लड़ना पड़ेगा और उनको यहाँ से भगाना होगा। तो बक्सर नाम की एक जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट 22 अक्टूबर 1764 को ये लड़ाई लड़ी गई और इस बैटल ऑफ बक्सर तक, ये इन 7 सालों में बंगाल पे राज करने में ब्रिटिशर्स बहुत स्ट्रांग बन चुके थे। अब उनको हराना उतना आसान नहीं था जितना बैटल ऑफ प्लासी में था। तो बैटल ऑफ बक्सर में रिजल्ट ये आया कि तीनों नवाब जो थे, मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम, ये तीनों के तीनों ब्रिटिश आर्मी से हार गए। ठीक है। दस कंपनी गॉट द दीवानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू टू बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब तक ब्रिटिशर्स के अंडर सिर्फ बंगाल था जो सिराजुद्दौला को मारकर उन्होंने लिया था। अब उनके पास अवध के राजा की जमीन भी आ चुकी थी और मुगल एम्परर शाह आलम का भी जो राज्य था वो उनके हाथ में आ चुका था। तो अब उन्हें 3 और राज्यों में ट्रेड करने का और टैक्स वसूल करने का मौका मिल गया। एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल। अब बारी थी कंपनी रूल को पूरे देश में आगे एक्सपांड करने की। ठीक है। द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड अ रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773। अब उन्होंने एक कानून बनाया। ठीक है। कानून अभी तक वहीं पर बना था जहां जहां पर ब्रिटिशर्स का राज्य चलता था, जहां जहां उन्होंने राज्यों को हथिया लिया था। According to which the governor of Bengal was made the governor general and all the trade and political activity of company were brought under his direct control. अब उन्होंने जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसे पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बना दिया और जो भी कंपनी की एक्टिविटीज हैं, ट्रेड, व्यापार से लेकर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी, सभी चीजों का कंट्रोल अब उस गवर्नर जनरल को करना था। द मुंबई मद्रास गवर्नर एंड हिज काउंसिल वेयर ब्रॉट अंडर हिम। मुंबई और मद्रास में जो गवर्नर थे वो सब और बाकी जो इनके पॉलिटिकल्स जो भी काम करते थे वो सब उस गवर्नर जनरल के अंडर काम करेंगे। Thus वॉरेन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना किसी देश के, वैसे ही ब्रिटिशर्स ने पहला गवर्नर जनरल बनाया जिसके अंडर पूरे ब्रिटिशर्स काम करेंगे, उसी के ऑर्डर को फॉलो करेंगे और वही ब्रिटिश रूल को भारत में फैलाने का काम करेगा। तो वॉरेन हेस्टिंग जो था उसको पहला गवर्नर जनरल बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ड्यूरिंग हिज टेन्योर the first Maratha war and second Mysore war with Hyder Ali of Mysore was waged। ठीक है। उसी के अंडर में वॉरेन हेस्टिंग के समय ही पहला मराठा वॉर लड़ा गया एंड दूसरा मैसूर वॉर जो हैदर अली के साथ मैसूर में लड़ा गया। The problem for the East India Company increased because it has to face both power simultaneously। ठीक है।
अभी मराठास और जो हैदर अली थे मैसूर के रूलर, वो दोनों ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बने हुए थे, क्योंकि दोनों ही पावरफुल स्टेट्स थे और ब्रिटिशर्स उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। कॉर्नवालिस टुक ओवर एज गवर्नर जनरल आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने। During the tenure of Cornwallis, the third Mysore War took place with टीपू सुल्तान। ठीक है। अब तीसरा युद्ध मैसूर वॉर लड़ा गया और ये हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान के साथ लड़ा गया। टीपू सुल्तान बहुत ही बहादुर राजा हुआ करते थे, उनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। The company had to join hands with Maratha and Nizam to defeat टीपू सुल्तान। ठीक है। टीपू सुल्तान का हराना बिल्कुल आसान नहीं था, बहुत ही पावरफुल रूलर था और वो ब्रिटिशर्स को 2 बार युद्ध में हरा चुका था। ये पहला ऐसा राजा था जिसने ब्रिटिशर्स को युद्ध में हराया था, वो भी एक नहीं 2 बार। ठीक है। तो अब टीपू सुल्तान को हराना ब्रिटिशर्स के लिए बिल्कुल आसान नहीं था, तो उन्होंने मदद ली मराठास की और निजाम की। ये दोनों ही टीपू सुल्तान के दुश्मन थे, लेकिन उसको हराना उनके लिए भी नामुमकिन सा था। तो तीनों ने मिलकर ब्रिटिश की स्ट्रॉन्ग आर्मी, मराठास जो कि टीपू सुल्तान और हैदर अली के बाद दूसरे सबसे स्ट्रॉन्ग लोग माने जाते हैं, उन्होंने और निजाम ने, तीनों ने मिलकर टीपू सुल्तान पर अटैक किया। ठीक है। फिर भी टीपू सुल्तान ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया था, बट तीनों सेनाओं के सामने जीतना लगभग असंभव था। ठीक है। लेकिन फिर भी युद्ध करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये युद्ध का परिणाम नेगेटिव ही आने वाला है, तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स की जो भी मांगे थी वो मान ली, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। टीपू could not win against the combined forces and had to accept the treaty। तो जो भी ब्रिटिशर्स का जो भी एग्रीमेंट था वो उसे मानना पड़ा।